हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल डिवीजन में माइटोसिस को कवर करेंगे। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होगा, कौन कौन सा? वन इज माइटोसिस और दूसरा क्या है? मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। तो इसके अलावा माइटोसिस भी होता है। माइटोसिस में एसिमेट्रिकल सेल का डिवीजन होता है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस को। तो कब सेल माइटोसिस करती है और कब सेल को मियोसिस करना होता है? तो जब ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है ना, ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ किस पर्पज से होती है? जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना होता है, वहां पर क्या होते हैं? माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। दूसरा केस, जब टिश्यू को रिपेयर करना होता है ना, टिश्यू को रिपेयर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल रिपेयर होती हैं, है ना, यानी कि नए सेल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। जैसे कि इंजरी में जब नए टिश्यू को रिपेयर करना होता है तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, और न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए यही प्रोसेस माइटोसिस होता है। अब मियोसिस कहाँ होगा? मियोसिस होता है जब गैमेट फॉर्मेशन करने होते हैं, जब सेल से क्या बनते हैं? गैमेट्स। तो वहाँ क्या होता है? मियोसिस। तो माइटोसिस हमें सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, सोमेटिक सेल्स, और मियोसिस हमें देखने को मिलते हैं जर्मिनल सेल्स में। जर्मिनल सेल से क्या बनते हैं? गैमेट्स। तो जैसे कि हमारी स्किन की सेल्स है, तो स्किन की सेल्स क्या है? सोमेटिक सेल्स। और जब इंजरी होती है या सेल को कुछ सेल, ओल्ड सेल को रिप्लेस करना होता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर भी क्या होगा? माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस किससे होता है? सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हम क्यों कहेंगे? जिस सेल में माइटोसिस होने वाला होता है, जैसे कि ये पेरेंट सेल है, इसमें माइटोसिस होगा, तो ये डिवाइड करके दो इक्वल डॉटर सेल बनाएंगे, दो इक्वल डॉटर सेल, और ये पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे, और इन दोनों डॉटर सेल का जो कंटेंट है वो इक्वल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इक्वल है। ये भी डिप्लॉयड है पेरेंट सेल, और डॉटर सेल भी क्या है? डिप्लॉयड। तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि डिवीजन दोनों डॉटर सेल का इक्वली होता है। ठीक है। अगर ये हैप्लॉइड सेल भी होती, पेरेंट सेल हैप्लॉइड भी होती, तो इससे हैप्लॉइड ही डॉटर सेल्स बनती। वहीं मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। और ये मियोसिस दो फेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल के सिमिलर यहाँ पर नहीं होती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए इसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, डॉटर सेल और पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ठीक है। तो ये किस केस में हमें देखने को मिलता है? जब ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, वहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, और वो सेल इंक्रीज किससे होती है? माइटोसिस से। इसके अलावा टिश्यू रिपेयर ड्यूरिंग इंजरी, टिश्यू रिपेयर, या फिर ओल्ड सेल से न्यू सेल को रिप्लेस करना। ठीक है। ओल्ड सेल को रिप्लेस करके न्यू सेल का आना, वहां पर भी क्या होगा? माइटोसिस। ये किस केस में होंगे? जब गैमेट्स बनाने होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको डॉटर सेल्स कितनी मिल रहे हैं? दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर डॉटर सेल्स 4 मिलते हैं। मियोसिस में कितने मिलेंगे डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जब सेल को डिवीजन करना होता है, और इस पूरे डिवीजन में इसको 3 काम करने होते हैं, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से काम करने होते हैं सेल डिवीजन
इसकी पूरी ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले सेल डिवाइड करने से पहले सेल को करनी होती है प्रिपरेशन। क्या करनी होती है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज की? सेल डिवाइड करने से पहले दोनों जो डॉटर सेल बनने वाली हैं उनके अंदर इक्वल कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें हैं वो हमें उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि हर चीज़ को डबल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हर चीज़ को डबल करने के लिए सबसे पहले जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन, तो प्रोटीन वहाँ डबल होगा। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए दोनों डॉटर सेल्स में, तो उसके लिए भी सेल ऑर्गेनेल्स डबल होने चाहिए। इसके अलावा डीएनए का कंटेंट भी डबल होना चाहिए, तभी वो इक्वली डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, है ना। तो ये सब किस में होता है? प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन करेगा इस सब चीज़ों की प्रिपरेशन करेगा सेल, ठीक है। इसके बाद कंटेंट डबल हो जाएगा, प्रिपरेशन करेगा और कंटेंट डबल हो जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर डिवीजन भी इक्वली होना चाहिए, है ना। जो न्यूक्लियर का कंटेंट है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों डॉटर सेल में। उसके लिए क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज। प्रिपरेशन वाला फेज को बोलते हैं इंटरफेज, और न्यूक्लियर डिवीजन को हम और क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहेंगे हम साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जिस फेज में होते हैं उसको बोलते हैं एम फेज, ठीक है। तो दो फेज में सेल का डिवीजन होता है, इंटरफेज और एम फेज। और ये तीनों जो काम होते हैं, प्रिपरेशन, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इस पूरे ड्यूरेशन को ये किस में आएगा? सेल साइकिल में। क्या कहेंगे हम? सेल साइकिल। और सेल साइकिल को हम डिटेल में देखते हैं। तो सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये इंटरफेज हो गया और ये एम फेज हो गया। इंटरफेज 95% कवर करता है, पूरा सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें 95% इंटरफेज कवर करेगा, और एम फेज में 5% कौन करेगा? कवर करेगा एम फेज। एम फेज के अंदर साइटोकाइनेसिस भी होती है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस भी होती है। ये G1 फेज होता है, ये S फेज होगा और ये G2 फेज होगा। और ये पूरा क्या है? कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पूरी सेल साइकिल में इतने फेजेस कवर करती है ये सेल साइकिल। G1 फेज, S फेज एंड देन G2 फेज। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस में। तो जब इनिशियली सिंगल सेल होगी, सिंगल पेरेंट सेल होगी, और जब ये सारे फेजेस कवर कर लेगी तो साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की। तो G1 फेज किस में आता है? यहाँ पर सेल को प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्रिपरेशन करने के लिए
क्या चाहिए बनाना होगा, प्रोटीन बनाने होंगे, और प्रोटीन बिना आरएनए के तो बन नहीं सकते। तो जीवन फेज में सबसे पहले क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस हो गई। अब इसके बाद जब आरएनए सिंथेसिस हो गई तो उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी हो पाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। इसके अलावा दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होनी चाहिए, तो सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ डबल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वो भी बढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो एस फेज आएगा। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, यानी डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे, कुछ एंजाइम्स चाहिए होंगे। कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए पॉलीमरेज बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के बाद बनने हैं तो उसके लिए जरूरत होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, इसकी जरूरत होगी न्यूक्लियोटाइड्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होती है, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तब ये सारी चीज साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगी, सेल की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, सेल की ग्रोथ बढ़ेगी। जीवन फेज में क्या होगा, सबसे पहले आरएनए सिंथेसिस की जरूरत है ना, आरएनए जब बनेंगे तभी प्रोटीन बन पाएंगे, जब प्रोटीन बनेंगे उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स को भी डबल करना होगा, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे सेल के कंटेंट का। उसके अलावा डीएनए का कंटेंट भी डबल होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, मेनली एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, तो डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के बनते हैं डीएनए के स्ट्रैंड, तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इंक्रीज होंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है। इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या होगा, एस फेज को और क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, हाँ। तो एस फेज में मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो क्या होगा यहाँ पर, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, जो कंटेंट है किसका, डीएनए का, वो डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन डीएनए के कंटेंट है जो वो बढ़ेगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो अगर पहले यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और कंटेंट यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है इसकी डीएनए की वो 2c है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना, उसका अमाउंट डबल हो जाएगा, 4c हो जाएगा, 2c से 4c, ठीक है। इसके अलावा जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, और इसकी पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, तो पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और इसके अलावा सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डिवीजन, सेंट्रियोल भी यहाँ पर डिवाइड करता है ना। तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो एम फेज में ये अटैच होते हैं, किससे, क्रोमोसोम से अटैच होंगे। जब क्रोमोसोम से अटैच होकर ये क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर देंगे, अलग करके इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कि आगे क्रोमोसोम का डिवीजन कौन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और वो स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म यहाँ बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज, और अल्टीमेटली क्या होगी, सेल की ग्रोथ भी यहाँ होती रहेगी। तो ये सब किसमें होगा, एस फेज में क्या क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, 2c से 4c। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किसमें होगा, एस फेज में होगा, और सेंट्रियोल का भी डिवीजन होगा किसमें, एस फेज में।
साइटोप्लाज्म में ग्रोथ भी होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, सेल की ग्रोथ भी यहाँ पर होती रहेगी। सेल ग्रोथ हमें G1 एस फेज और G2 तीनों फेज में ही देखने को मिलती है। इसके बाद फेज आएगा G2 फेज। G2 फेज, तो G2 फेज में मेनली बनता है क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो जैसे कि बताया था, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं किससे, सेंट्रियोल से, और वो स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होता है, G2 फेज में, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, साइटोप्लाज्म का भी ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने के लिए कौन सा फेज आता है, G2 फेज, और यहाँ पे भी सेल ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम पहुँचते हैं किसमें, कैरियोकाइनेसिस के लिए। कैरियोकाइनेसिस में क्या कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज। तो अब हम एम फेज में आते हैं। तो अब हम पहुंचे एम फेज में। तो एम फेज में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर सेल अब क्या होगा, यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होने लगेगा, है ना। और इस तरह से ये अल्टीमेटली क्या बनेंगे, इस तरह से क्रोमोसोम बनेंगे, किसमें, लेट प्रोफेज तक में इस तरह से क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये क्या है, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स यहाँ पर अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर, इससे स्पिंडल फाइबर बनने पड़ेंगे। और ये जो रेज निकल रहे हैं, ये रेज किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये रेज किसके बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। तो और इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। ये क्या होते हैं, एस्ट्रल रेज। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या बनते हैं, एस्ट्रल रेज, ठीक है। और ये दोनों सेंट्रियोल आपस में अटैच होंगे, किससे, स्पिंडल फाइबर, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये लोग अटैच होते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे इन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का एलोंगेशन होने लगता है ना। एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन होकर ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे, लेट प्रोफेज तक, है ना। लेट प्रोफेज में ये पोल्स तक पहुंच जाएंगे, किस वजह से, ताकि क्योंकि इसका एलोंगेशन होता है किसका, स्पिंडल फाइबर का। तो किसके बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, है ना। और ये इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियस में इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है, पूरी तरीके से यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी धीरे धीरे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर गायब हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, है ना। तो ये अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। कंप्लीट कहाँ हुआ, लेट प्रोफेज में, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से कहाँ हो गया, लेट प्रोफेज में। सेंट्रियोल पोल्स पर पहुंच जाते हैं, किसकी वजह से, स्पिंडल फाइबर के एलोंगेशन की होने की वजह से। ये हो गया लेट प्रोफेज। इसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज। इसके बाद चल जाएगी मेटाफेज में।
तो अब सेल मेटाफेज में पहुंचिए। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, किससे? क्रोमोसोम से, है ना। तो ये अटैच किस तरह से होते हैं? यहाँ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? काइनेटोकोर्स। इस तरह से काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और इसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर पे आना शुरू कर देते हैं। तो सेल के इक्वेटर पे ये कंप्लीटली अरेंज हो जाते हैं लेट मेटाफेज तक, है ना। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच हो चुके हैं और क्रोमोसोम पहुंच गई हैं लेट मेटाफेज में इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर पे। अब यहाँ पर अटैच हो चुके हैं, तो ये अटैच किससे होते हैं? काइनेटोकोर से, या इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इनको? काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। अटैच होने के बाद यहाँ पर इनका फिर ये स्पिंडल फाइबर लेंथ में इंक्रीज होते हैं और इनका फिर इक्वली डिवीजन होगा किसमें? एनाफेज में। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल में सबसे पहले क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से पूरी तरह काइनेटोकोर से अटैच हुए और अटैच होने के बाद में ये कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे इक्वेटर में। क्रोमोसोम कहाँ पहुँचे? इक्वेटर में। इक्वेटर में पहुँचने के बाद इनका स्पिंडल फाइबर का इलोंगेशन होने लगा, इसकी वजह से ये कहाँ जाएंगे? अब ये इक्वेटर की तरफ जाएंगे। वो किसमें जाएंगे? एनाफेज में। तो एनाफेज को हम देखते हैं।